आज बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक ऐसी कंपनी की हैरत अंगेज कहानी जो व्यापार करने आई थी लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पर ही कब्जा कर बैठी। तो आखिर ये हुआ कैसे? मतलब सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जिसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक कैसे बन गई? तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये कोई सोचा समझा हमला नहीं था। मतलब कोई प्लानिंग करके फौज नहीं भेजी गई थी। ये कहानी असल में एक कॉरपोरेट टेकओवर की है। एक ऐसी कंपनी की जिसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की भूख से हुई थी। तो कहानी की शुरुआत होती है 15वीं सदी के आखिर से। उस वक्त यूरोप में ना भारत के मसालों और खजानों के किस्से कहानियां बहुत मशहूर थीं। हर देश, हर राजा चाहता था कि बस किसी तरह भारत पहुंचने का एक समुद्री रास्ता मिल जाए। और बस यहीं से रेस शुरू हो गई। सबसे पहले मैदान में उतरे पुर्तगाली, फिर 1600 में बनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके ठीक पीछे पीछे डच भी आ गए और फिर आखिर में फ्रांसीसी भी पहुंच गए। देखते ही देखते भारत का बाजार एक तरह का अखाड़ा बन गया था। और ये मुनाफे की दौड़ कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 60 गुना। जी हाँ, वास्को डी गामा ने अपनी पहली ही यात्रा में लागत से 60 गुना ज्यादा पैसा कमाया। इसे काकड़े ने ना पूरे यूरोप में जैसे आग ही लगा दी। भारत के लिए एक तरह की गोल्ड रश शुरू हो गई थी। तो अब आगे क्या हुआ? देखिए, वक्त के साथ साथ जो छोटे मोटे खिलाड़ी थे वो इस रेस से बाहर होते चले गए और आखिरकार मैदान में सिर्फ दो बड़ी ताकतें बचीं। हाँ, 1740 आते आते ये पूरी दौड़ सिमटकर बस दो पहलवानों के बीच आ गई थी। एक तरफ ब्रिटिश और दूसरी तरफ फ्रांसीसी। अब ये तय होना था कि भारत के व्यापार पर और भारत पर राज आखिर करेगा कौन। और ये टकराव खुलकर सामने आया कर्नाटक युद्धों में। फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, बड़ा ही शातिर दिमाग। उसकी स्ट्रैटेजी थी किंग मेकर बनने की, मतलब भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों में दखल दो और अपनी ताकत बढ़ाओ। लेकिन फिर एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। एक क्लर्क से सैनिक बना यह आदमी एक ऐसा दांव चलता है जो पूरी बाजी ही पलट देता है। उसने सीधे आरकाट पर, जो कि कर्नाटक की राजधानी थी, हमला बोल दिया और फ्रांसीसियों के बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगा दिया। और फिर साल 1760 में हुई वनडेवॉश की लड़ाई। बस इस एक लड़ाई ने सब कुछ साफ कर दिया। ये फ्रांसीसी सपने के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। उनकी राजनीतिक ताकत, उनकी फौजी ताकत, सब खत्म हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में अकेली इकलौती यूरोपीय महाशक्ति थी। तो अब यूरोपीय कंपटीशन तो खत्म हो गया। अब कंपनी ने अपना पूरा ध्यान घुमाया भारतीय रियासतों की तरफ। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी प्लेबुक तैयार की जो धोखेबाजी और फौजी ताकत का एक, कह सकते हैं, खतरनाक कॉकटेल थी। उनकी रणनीति, या कहें कि उनका प्लेबुक, एकदम सेट था। स्टेप 1, किसी एक लोकल राजा से गठबंधन कर लो। स्टेप 2, फिर उसी राजा के दुश्मनों से जाकर साजिश करो। स्टेप 3, अपनी बेहतर फौजी ताकत और धोखे से लड़ाई जीत लो। और आखिरी स्टेप, अपनी पसंद का एक कठपुतली नवाब गद्दी पर बिठाओ और राज्य का पूरा खजाना साफ कर दो। इस प्लेबुक का सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है प्लासी का युद्ध। सच पूछे तो वो कोई जंग थी ही नहीं, वो तो एक सौदा था, एक धोखा। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को ही अपनी तरफ कर लिया था। लेकिन हाँ, बक्सर का युद्ध वो बिल्कुल अलग था। वो एक असली जबरदस्त लड़ाई थी। और इस लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि कंपनी की अनुशासित सेना और उनकी स्ट्रैटेजी अब भारतीय ताकतों पर बहुत भारी पड़ रही थी। बक्सर की जीत का नतीजा ये हुआ कि 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। अब ये दीवानी राइट्स क्या थे? सीधे साधे शब्दों में कहें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स यानी लगान वसूलने का पूरा अधिकार अब कंपनी के पास था। और बस यही वो एक कदम था जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी को एक सरकार में बदल दिया। और दीवानी अधिकार मिलते ही कंपनी का असली चेहरा सामने आ गया। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य, भारत से जितना हो सके उतना पैसा निचोड़ना। इसके लिए उन्होंने पूरे भारत में लगान वसूलने के अलग अलग सिस्टम लागू किए। जैसे कि 51% जमीन पर रैयतवाड़ी सिस्टम था, जिसमें कंपनी सीधे किसानों से टैक्स लेती थी। 30% जमीन पर महालवाड़ी सिस्टम, जहां पूरे गांव से एक साथ टैक्स वसूला जाता था। और बाकी 19% पर था स्थायी बंदोबस्त, जहां ये काम जमींदारों को दिया गया था। मतलब नाम अलग अलग थे, तरीके अलग थे, पर मकसद सबका एक ही था, हर खेत से ज्यादा पैसा निकालना। और ये लूट
किस हद तक थी, इसका अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगाइए। स्थायी बंदोबस्त में जो भी लगान वसूला जाता था, उसका 10/11 हिस्सा, सोचिए 10/11 हिस्सा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाता था। जमींदार को, जो ये सारा काम करता था, उसे मिलता था सिर्फ 1/11 हिस्सा। और किसान का तो क्या ही कहना। ये तो थी आर्थिक लूट, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक कब्जे का खेल भी जोरों पर था। लॉर्ड डलहौजी एक नई पॉलिसी लेकर आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं। नियम बहुत सिंपल था। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राजपाट सीधा कंपनी का हो जाएगा। सदियों से चली आ रही गोद लेने की भारतीय परंपरा को एक झटके में खारिज कर दिया गया। और नतीजा, सतारा, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें इस नीति का शिकार बन गई। तो कंपनी की इन नीतियों का नतीजा क्या हुआ? दशकों तक भारतीय समाज के हर तबके में, राजाओं में, किसानों में, सैनिकों में, सब में अंदर ही अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ती रही। और फिर आया साल 1857, जब ये सारा गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ये विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे सालों का जमा हुआ गुस्सा था। राजा नवाब इसलिए नाराज थे क्योंकि उनकी रियासतें छीनी जा रही थीं। किसान भारी भरकम लगान से तबाह हो चुके थे। आम लोगों को डर था कि अंग्रेज उनका धर्म खत्म करना चाहते हैं। और फौज में भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव और बेइज्जती आम बात हो गई थी। मतलब बारूद का ढेर तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी आई चर्बी वाले कारतूसों के रूप में। एक अफवाह तेजी से फैली कि जो नई राइफल आई है उसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, और इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। बस इसी एक बात ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को आग लगा दी। और देखते ही देखते ये विद्रोह की आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस विद्रोह ने हमें रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई असाधारण लीडर दिए। उनकी बहादुरी का आलम यह था कि जिस अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने उन्हें हराया, उसी ने उनकी मौत पर कहा था कि यहाँ वो औरत सो रही है जो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। सोचिए, एक दुश्मन के मुंह से निकली इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। हाँ, ये बात सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारत में कंपनी राज की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं चल सकती। अब बदलाव का वक्त आ गया है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये बहुत बड़ा था। 1858 में एक नया कानून पास हुआ और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन लिया गया। अब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया का राज था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत का मैनेजमेंट ही बदल गया था। एक प्राइवेट कॉरपोरेशन की जगह अब एक फॉर्मल एम्पायर ने ले ली थी। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचने लायक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो तो हट गया, उसका राज खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य आया, क्या उसकी नीतियां, उसकी सोच, उसका काम करने का तरीका सच में बदला था, या बस चेहरा बदला था, किरदार वही था?